प्रिय संस्कृत मित्राणी नव संस्कृता संस्कृत साहित्य ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम वाचन करेंगे महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य मेघदूत खंड काव्य के आज पूर्व मेघ में अंतिम श्लोक। जो हमारी किताब हमारे पास जो है डॉक्टर विजेंद्र कुमार शर्मा जी का, इसमें 66 श्लोक हैं और आज का यह पूर्व मेघ का अंतिम श्लोक होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एलटी की तैयारी कर रहे हैं और एलटी में जो हमारा पूर्व मेघ लगा हुआ है तो पूर्व मेघ आज हम इसको समाप्त कर देंगे और उसके बाद हम लोग वह जो कठोपनिषद प्रथम बलि लगी थी उसका भी हम लोग वाचन कर लिए हैं। अब इसके बाद हम कल से फिर से उत्तर रामचरितम और किरातार्जुनीयम की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। एक एक श्लोक के साथ हम लोग व्याख्या सहित उसका वाचन करेंगे। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि अचमेघ से कह रहा था कि हे मित्र, जब तुम वहाँ जाना तो वहाँ पे तुम पूरा कैलाश पर्वत का उपभोग करना अपनी इच्छा के अनुसार। तो ऐसे जल को पीने के लिए बताया जैसे गंगा का स्वच्छ जल हो और सुनहले कमलों को उत्पन्न करने वाला जो मानस सरोवर है उसके जल का तुम पान करना, उसके जल को तुम पीना। उसके बाद बताया कि ऐरावत हाथी के मुख पर क्षण भर के लिए वस्त्रों का उसके आंखों पर पट्टी डालते हुए आर्द्रता के साथ उसको आनंद देना। फिर बतलाया कि वहाँ पे जो कल्प वृक्ष हैं उनके जो निकले हुए किस्ले हैं उनको भी थोड़ा अपनी हवा से हिला करके और तमाम इन क्रियाओं को करते हुए नाना चेष्टा तमाम प्रकार की चेष्टाओं से भोग विलास से पर्वत जो कैलाश पर्वत है उसका तुम अपनी इच्छा अनुसार उपभोग करना। यह पिछले श्लोक में यक्षमेघ को बतला दिया है। अब आज फिर से यक्ष इस श्लोक में कहता है कि तुम कैलाश पर्वत के ऊर्ध्व भाग में मतलब ऊपरी भाग में जब तुम जाओगे तो वहाँ अलका अवश्य दिखेगी और अलका अवश्य दिखेगी और ऐसा नहीं है कि तुम अलका को पहचान नहीं सकोगे। यह पूर्व मेघ है और पूर्व मेघ में यक्ष के द्वारा बताए गए मेघ को संपूर्ण मार्ग का वृत्तांत बताते बताते अब ऐसा कौन है जो अब अलका को देख कर न पहचान सके। तो यही बात इसमें बताएगा कि ऐसा नहीं है कि तुम उसको देखकर नहीं पहचान सकोगे बल्कि तुम जान ही जाओगे कि यही अलकापुरी है। और एक विशेषण और बताया कि वह अलकापुरी ऐसी स्त्री है जैसे तुम्हारे सी समय में अर्थात मेघ के ही समय में यानी बारिश के मौसम में जैसे स्त्रियां अपने माथों में अपने सर में अपने घुघराले बालों में मोतियों के जोड़े पहनती हैं वैसे ही यह अलकापुरी है जो 7-7 मंजिलों वाली धौत संगह पहले बता दे चूने से रंगी हुई इतनी चमकदार 7-7 मंजिलों वाली जो अलकापुरी है वह अपने सर पर तुम ही मेघ नहीं हो बल्कि मेघ समूहों को या नहीं कि तुम्हारा बल्कि मेघ समूहों को अपने ऊपर धारण करती है, ऐसी वह अलकापुरी है। मंदा क्रांता छंद है। मंदा क्रांता छंद में 4 और 6 और 7 पर यह तो होती है, टोटल वर्ड 17 होते हैं। और इस महाकाव्य जो माफ कीजिएगा खंड काव्य है, जो खंड काव्य है इसका उपजीव ब्रह्मवैवर्त पुराण है जिसमें यक्ष का नाम हेमाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी बतलाया गया है। महाकवि कालिदास द्वारा पढ़ित यह खंड काव्य है जो 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और इसमें प्रश्न जितने बनने वाले हैं हम लोग हर व्याख्या के साथ साथ व्याकरण टिप्पणियों को देखें, शब्दार्थों को देखें और आज हमारा यह अंतिम श्लोक होगा। तो आइए वाचन करते हैं मंदा क्रांता छंद में कि तस्योत्संगे प्रणयिनैव तस्योत्संगे प्रणयिनैव तस्तस्त गंगा दुकूला न त्वं दृष्ट्वा पुनरलकां न त्वं दृष्ट्वा पुनरलकां ज्ञाससे कामचारीं यावकाले वहति सलिलो यावकाले वहति सलिलो दगारमुचैर्विमाना मुक्ताजाल ग्रथितमलकं मुक्ताजाल ग्रथितमलकं कामनीवाभ्रविन्दं कामनी आब्रविंदम। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है, यहाँ पे संबोधन कर रहा है कि कामचारी
कामचारिण का अर्थ होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार स्वरूपों को धारण करने वाला। काम रूपम है, कामचारिण है, नीचे कर है, अभ्रविंदम है। यह सब मेघ को आप लोग हम लोगों ने जितना पढ़ा, हर श्लोक में देखा कि अलग अलग नामों से यक्ष मेघ को संबोधित करता रहा। तो जितना संबोधित शब्द हैं उसको भी हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हाँ कौन कौन से शब्द से कहाँ कहाँ कैसे संबोधित किया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हे कामचारी। कामचारी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार रूप को बदलने वाला हो, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने वाला हो, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला हो, ऐसा वह इच्छाधारी है, यानी कि इच्छा के अनुसार विचरण करने वाला। किसके लिए कहा गया है? तो मेघ के लिए कहा गया है। कामचारी से किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का बोध हो रहा है। तो कह रहे कि हे कामचारी, प्रणयिन इव, प्रणयिन इव अर्थात प्रेमी के समान। जो प्रेमी है, आगे यू लगा हुआ है और यू लगा है तो वहाँ पे उपमा अलंकार है। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रणयिन इव अर्थात प्रणयिन मतलब प्रेमी, और प्रेमी यू के समान। और किसके समान? तो तस्य, देखिए तस्य कह रहे हैं कि कैलाश पर्वत का। यह कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत पर उत्संगे माने गोदी में, उत्संग माने गोदी में। कैसे गोदी में? तो करें हे कामचारी, तस्य उत्संगे उसी कैलाश पर्वत की गोदी में पर्णइन, पर्णइन अर्थात कि प्रेमी के समान, अस्त्र तस्त अर्थात बिखरे हुए, बिखरे हुए हैं, गंगा दुकुलाम गंगा के समान, गंगा का जो जल है उसके समान, गंगा के समान श्वेत हो जाएगा, गंगा के समान श्वेत। दुकुलाम माने होता है दुपट्टा, दुपट्टा। अब यहाँ पे कवि जी कल्पना कर रहे हैं, चूंकि वह कामुक यक्ष है तो वह कर रहा है कि कल्पना कर रहा है कि जब तुम वहां जाओगे कैलाश पर्वत पे, तो कैलाश पर्वत कैसा है? तो प्रेमी है, और उस प्रेमी के गोदी में बैठी हुई वह अलका नगरी जो है वो प्रेमिका है। और यह भी माना जाता है कि प्रेमिका अगर प्रेमी के गोदी में बैठे और उसका वस्त्र न खिसके तो वो प्रेमी प्रेमी नहीं होता है और वो प्रेमिका प्रेमिका नहीं होती है। अर्थात प्रेमी प्रेमिकाओं का, जहाँ नायक और नायिकाओं का मिलन होता है, वहां वस्त्र का सरकना, वस्त्र का अस्त व्यस्त नियमित रूप से मान्य है। उसी चीज को यहाँ पे बतला रहे हैं कवि जी कि हे कामी, हे कामचारी, इच्छा के अनुसार विचरण करने वाले। तस्य माने उसी कैलाश पर्वत की, उत्संगे माने गोदी में, पर्णयिन माने प्रेमी के समान, अस्त त्रस्त कर रहे हैं कि बिखरे हुए, गंगा के समान श्वेत, दुकुलाम माने दुपट्टा वाली, दुपट्टा वाली कह रहे हैं कि यहाँ पे अलकाम, अलका नगरी है। अलकाम अर्थात कौन है? अलका नगरी है। कहाँ है? तो कैलाश पर्वत की गोदी में बैठी हुई। और प्रणयिनी इव यानी प्रेमी के गोदी में जैसे कोई प्रेमिका बैठती है उसके समान खिसके हुए दुपट्टे वाली। और दुपट्टा भी कैसा है? तो गंगा के जल के समान श्वेत हो। गंगा का जल श्वेत कहाँ है? कहीं को कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत कैसा है? हिमच्छादित है, हिमच्छादित है। और हिमालय पर्वत से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वह कभी सूखती नहीं है, यही उसका विषय। वो सूखती नहीं, जो हिमालय पर्वत से नदी निकलती है वो कभी सूखती नहीं है, चाहे चैत बैसाख जेठ अषाढ़ कितनों सूखा पड़ जाए वो नदियां सूखती नहीं है। तो वहां से जब हिम आच्छित होते हैं ना, जब हिम गलते हैं तो श्वेत जल आता है। वही करें कि गंगा जो निकले तो गंगा के जल के समान श्वेत दुपट्टे वाली अलकाम, अलकापुरी, जो अलकापुरी है, कह रहे हैं कि दृष्ट्वा त्वाम, उसको देख कर, दृष्ट्वा त्वाम उसको देख कर, न करे न पुनर्न ज्ञास्यसे, क्या तुम उसको नहीं पहचान पाओगे? इति न, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम उसको देखकर पहचान न पाओ कि यही अलकापुरी है। तो दो लाइन में यक्ष मेघ से यही बताया कि वह कैलाश पर्वत के गोदी में प्रेमी के समान खिसके हुए दुपट्टों वाली, और दुपट्टा क्या बताया कि गंगा के जैसे श्वेत दुपट्टों वाली अलकापुरी को दृष्ट्वा त्वाम, दृष्ट्वा त्वाम उसको देख कर, त्वम दृष्ट्वा जब तुम उसको देखोगे तो उसको देख कर पुनर्न ज्ञास्यसे, क्या तुम उसको नहीं पहचान सकते हो?
इति न, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम जान जाओगे। इतना प्रेम से इतना अच्छा से वो बता ही दिया है कि कौन अनहरो रह तो जान जा, तू तो मनो मेघ कितना ज्ञान देता। तो कह रहा है कि वही कि तुम नहीं जान पाओगे, ऐसा नहीं है, तुम जान जाओगे कि अलकापुरी वही है। तो 2 लाइन में यक्ष मेघ को इतना बतलाता है। अब तीसरी और चौथी लाइन में फिर यक्ष कह रहा है कि यावह काले वहति सलिलो गारमुचै विमाना मुक्ता जाल ग्रथितमलकं मुक्ता जाल ग्रथितमलकं कामिनी वाभ्रवृंदम। तो यहाँ पे अभ्रवृंदम में देखें तो यह मेघ के लिए है, मेघ के लिए है। और कह रहा है कि या हुआ काले वहती, वहती माने ढोना होता है, धारण करना होता है। तो वही बता रहा है कि उच्चई विमाना, जिसके पहले बता चुका है कि अलकापुरी में उच्चई विमाना मतलब तो हम तो यही जानेंगे ऊंची इमारत, लेकिन इसमें बता रहा है कि ऊंची ऊंची इमारतों वाली है। अलकापुरी कैसी है? ऊंची ऊंची इमारतों वाली है, 7 मंजिला है, 10 मंजिला है। पहले तो कैलाश पर्वत में इतना ऊंचाई पर है और उस पर भी 10-10 मंजिला की जो मंजिल वाली जो अलकापुरी है, उस अलकापुरी पर स्वाभाविक रूप से, इससे पहले बताया कि वहां के जो देवांगनाएं हैं वह मेघ को अपने कंगन से छुएगी, तो कंगन से टच करने पे उसमें छेद हो जाएगा, तो वह क्या बन जाएगा? फव्वारा, जिसमें बताया था यंत्र धारा प्रविष्टम, अर्थात तुम्हारे अंदर से यंत्र धारा फव्वारा बन जाएगा। और अलकापुरी ऊंचाई पर है, अलकापुरी की ऊंचाई पर जो 7 मंजिलें 10 मंजिलों वाली जो अलकापुरी है, वहां पर मेघ कैसा होगा? तो ऐसा हम लोग कल्पना बस हम भी कर लें, आप भी कर लें, तो ऐसा वहां पे मेघ तो एकदम चिपक जाएगा। श्लेष अलंकार इसमें है चिपकने के लिए। कह रहा है कि उच्च ही विमाना, अर्थात तो वह क्या कहेगा? ऊंचे ऊंचे विमानों से जब मेघ चिपकता है तो कैसा चिपकता है या कब चिपकता है? तो वही बता रहे हैं कि उच्च विमाना, जो ऊंची ऊंची इमारतों वाली जो अलकापुरी है, वह अलकापुरी कैसी हो जाएगी? तो कह रहे हैं या वह काले वहति सलिलो, या वह काले सलिलो उद्गार है ना, सलिलो उद्गार वहति, अर्थात ऊंची ऊंची विमानों वाली, ऊंची ऊंची मंजिलों वाली जो अलकापुरी है, वह या वह काले अर्थात तुम्हारे समय में, या वह काले अर्थात वह तुम्हारे समय में। और समय का मतलब यहाँ पे लिया जाएगा तो मेघ का नहीं बल्कि बारिश के मौसम में, बारिश का मौसम होता तो मेघ का मौसम होता है। तो वही कह रहा है उच्च विमाने या वह काले, जो ऊंची ऊंची इमारतों से तुम्हारे काल में, अर्थात वर्षा के मौसम में सलिलो उद्गार बहती, सलिलो उद्गार बहती अर्थात जल बरसाने वाले, यानी तुम्हारे काल में क्या करती है कि जल बरसाने वाले कर जलो उद्गार, यानी जल उद्गार यानी जल को बरसाने वाले, अभृंदम माने मेघ को, वहती माने ढोती है, वह धातु है। तो कह रहे वहती में ढोती मतलब यहां से हो जाएगा कि धारण करती है। क्या हो जाएगा? धारण करते हैं। तो आइए भाई देखते हैं कि उच्च विमान है, अर्थात ऊंची ऊंची विमानों वाली जो 7 मंजिला 10 मंजिला वाली अलकापुरी है, यावह काले तुम्हारे समय में। अब सलिल उद्गार अभृंदम, अर्थात तुम ही अकेले मेघ नहीं हो, वह मेघों के समूह को वर्षा काल में कह रहे हैं वहती ढोती है, अर्थात वहां पे ढोने का नहीं, उसको अर्थ यहाँ पे लिया जाएगा कि वह ऐसे ऐसे मेघों को धारण करती है। एक दो मेघ ना, मेघों के समूहों को वह धारण करने वाली है। कहाँ धारण करती है? तो अपने ऊंची ऊंची इमारतों, अपने ऊंची ऊंची मंजिलों का जो वहां पे स्पर्श होता है मेघों का, तो मेघ के समूहों को धारण करने वाली है। कैसे धारण करने वाली है? तो अब नीचे की लाइन में कह रहे हैं कि मुक्ता जाल ग्रथित मलकम, कामनीय, कामनीय जैसे स्त्रियां होती हैं, जो कामनियां होती हैं, जैसे स्त्रियां कामनियां क्या करती हैं? मुक्तः जाल ग्रथित अलकम, अलकम माने होता है केस, केस तो बताया जाता है कि अपने केसों में, केसों में, अलकम माने बहुवचन हो जाए, केसों में मुक्तः जाल, मुक्तः माने जो मड़ियों के पिरोए जाने से जो मणि युक्त होते हैं, अर्थात तो वह अपने केसों में गूथे हुए क्या करते हैं? मड़ियों को धारण करती हैं। जैसे स्त्रियां अपने केसों में गूथे हुए, मड़ियों से गूथे हुए, जालम करें गूथे हुए, ग्रथिम अलकम, अच्छा जो घुघुराले बाल हैं, उस घुघुराले बालों में मोतियों के गुच्छे गुथे होते हैं, जैसे
स्त्रियां धारण करती हैं वैसे भी हमारी जो नगरी है अलकापुरी उच्च ही विमाना 7 इमारतों वाली, वह तुम्हारे समय में अर्थात बारिश के मौसम में सलीलो उद्गार यानी जल को बरसने वाले अभृंदम मेघों के समूह को वह तिमन धारण करती है। वह क्या करती है? वह भी वैसे ही धारण करती है जैसे स्त्री मुक्तः जालम मोतियों के गुच्छों को ग्रथित अलकम अर्थात अपने केश पासों में या केश के में या अपने घुघराले केशों में मोतियों को गुच्छों को जैसे धारण करती है वैसे ही अलकापुरी बारिश के मौसम में मेघ समूहों को धारण करती है। तो आइए एक बार और देखते हैं और इसके कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियों को भी हम ध्यान में देंगे। तो कह रहे हैं कि तस्योत्संगे प्रणयिन इव तस्तस्त गंगा दुकुलाम न तुम दृष्टवा पुरन अलका ज्ञास से कामचारी। तो कह रहे हैं कामचारिन अर्थात है अपनी इच्छा से विचरण करने वाले मेघ, तस्य माने उसी कैलाश पर्वत के उत्संग, और उत्संग में देखें तो उद उपसर्ग है और उद उपसर्ग के साथ इसमें संज धातु लगी हुई। कौन सी धातु है? संज धातु के साथ घाय प्रत्यय करने पर शब्द बना है उत्संग। उत्संग माने होता है गोदी में, और गोदी में कैसे? तो प्रणय इन यानी यू माने समान, प्रेमी के समान, अस्त्रस्त गंगा दुकुलाम, दुकुलाम मतलब दुपट्टा होता है, अस्त्रस्त माने बिखरे हुए या खिसके हुए हैं, कैसे? गंगा के समान श्वेत दुपट्टे वाली, गंगा के समान श्वेत दुपट्टे वाली किसको कह रहे हैं? कि अलकाम, अलकापुरी को, उसी अलकापुरी को जो अपने प्रेमी अर्थात कैलाश रूपी प्रेमी के गोद में बैठकर अपने खिसके हुए दुपट्टों वाली है, ऐसे प्रेमी के बारे में कह रहे हैं। और इसमें उपमित तत्पुरुष समास है। कौन सा है? उपमित तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास उपमित लिखा गया है पुस्तक में कि उसमें तत्पुरुष उपमित तत्पुरुष समास है अस्त्रस्त गंगा दुकुलाम में। तो अपने कैलाश रूपी जो उसका प्रेमी है उसकी गोद में बैठी हुई खिसके दुपट्टे वाली अर्थात उसका दुपट्टा कैसा है? तो गंगा के समान श्वेत है, ऐसे दुपट्टे वाली कह रहे हैं कि अलकाम, अलकापुरी को दृष्टवा तुम अर्थात तुम उसको देख कर न ज्ञास से न पुनः ज्ञास से, क्या तुम उसको देख कर नहीं जान पाओगे? आगे करें इति न, यहाँ पे 2 नदी है ना, यहाँ भी दिया है और यहाँ, तो कह रहे हैं कि न तुम दृष्टवा पुरन अलकाम ज्ञास से कामचारी, तो तुम उसको देख कर अर्थात अलकापुरी को देख कर नहीं जान पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अर्थात तुम उसको जान जाओगे, तुम देख के पहचान जाओगे कि यही अलकापुरी है और यही अलकापुरी है। तो यहाँ पे दृष्टवा है, तो यहाँ पे दृश्य धातु है और दृश्य धातु के साथ इसमें कत्वा प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है दृष्टवा। और ज्ञाससे में देखा जाए तो यहाँ पे ज्ञा धातु है। कौन सी धातु है? ज्ञा धातु है। और ज्ञा धातु के साथ इसमें लिट लकार में रूप बनता है, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। किसमें? एक वचन में रूप बनेगा ज्ञाससे। तो ज्ञा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है ज्ञाससे। और कामचारिन में देखा जाए तो कामचारिन में काम और काम के साथ इसमें कौन सी धातु है? तो धातु की बात करें तो इसमें चर धातु है। कौन सी धातु है? चर धातु है और उसके बाद ऋणी प्रत्यय किया गया है, तो सब बना है कामचारिन। तो 2 लाइनों में यक्ष मेघ से बतलाया कि उस कैलाश पर्वत की गोदी में प्रेमी के समान खिसके हुए दुपट्टों वाली अलकापुरी को देखकर तुम नहीं जान पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम जान जाओगे, ज्ञास से तुम जान जाओगे। अब नीचे की 2 लाइनों में यक्ष कह रहा है कि यावह काले वहति सलिलो, यावह काले वहति सलिलो नोदगामुच्चै विमानः मुक्तः जाल ग्रथित अलकम कामनी आभ्रविंदम। उच्चै विमानः अर्थात ऊंची ऊंची अटारियों वाली, उच्चै विमानः अर्थात ऊंची ऊंची अटारियों वाली। तब यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? थर्ड पर्सन अन्य पद प्रधान है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो उच्चै विमाना सस्याः सा अर्थात यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है उच्चै विमाना में।
बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऊंचे विमान बहुब्रीहि समास है। तो कह रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे विमानों वाली कौन है? अलका है, जो ऊंची ऊंची इमारतों वाली अलकापुरी। तो कह रहे हैं कि अलकापुरी या वह काले अर्थात तुम्हारे समय में सलील उद्गार अर्थात मेघों के जो समूह हैं, ऐसे सलील उद्गार अर्थात जल को बरसाने वाले आवृंदम मेघों के समूह को वहती मतलब धारण करती है, धोती है। और वहती में देखा जाए तो इसमें भी वह धातु है। कौन सी धातु है? वह धातु है। और वह धातु के साथ इसमें लट लकार के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। बहती में वह धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो हुआ क्या कि उच्च ही विमान है अर्थात ऊंचे ऊंचे विमानों वाली जो वह कौन है? अलकापुरी है। वह या वह काले अर्थात वह तुम्हारे अर्थात बरसात के समय में आवृंदम मेघों के समूह। और मेघ के समूह कैसे हैं? सलिलो उद्गार, जो अधिक से अधिक जल को छोड़ते हैं, ऐसे सलिलो उद्गार यानी जल को छोड़ने वाले मेघ समूहों को वहती धारण करती है। और कैसे धारण करती है? तो नीचे के लाइन में कह रहे हैं कि मुक्ता जाल ग्रथित मलकम कामिनी वाभ्रवृंदम। तो आभ्रवृंदम माने मेघों का समूह, मेघ समूह हो जाएगा, यहाँ पे मेघ समूह हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखें कामिनी, कामिनी मतलब स्त्री। अब कह रहे हैं कि जैसे स्त्री मुक्ता जाला, मुक्ता मतलब मणि होता है, जाल माने गुथी हुई, ग्रथित अलकम जैसे स्त्रियां अपने बालों में अपने केशों में मोतियों के गुच्छों को धारण करती है, वैसे ही अलकापुरी बारिश के मौसम में मेघ समूहों को धारण करती है। कैलाश पर्वत की गोदी में अपने प्रेमी के समान बैठे हुए कोई प्रेमिका जब बैठती है तो वह प्रेमी है। कौन? कैलाश पर्वत। उसकी गोदी में बैठी हुई अलका नगरी जो खिसके हुए यानी गंगा के समान श्वेत खिसके हुए दुपट्टे के समान दृष्टवा मने देखकर तुम न ज्ञास से, क्या तुम नहीं पहचानोगे? ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात तुम उसको जान जाओगे। तो मुक्ता जाला में देखा जाए तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। और उसके बाद बता रहे मुक्ता जाला अतय ग्रथितम अर्थात ग्रथितम में देखा जाए तो तृतीया तत्पुरुष समास है। अन्य कि मुक्ता जाला मोतियों की माला के द्वारा जो गुथा गया है, उन मालों के द्वारा केश जो शोभायमान होते हैं, जो केशों में गुथे हैं या केशों में लगाती हैं जो स्त्रियां, उसी तरह अलकापुरी भी अपने बारिश के मौसम में मेघ समूहों को अपने उच्चे उच्चे विमानों पर या अपने सर पर, यानी अलका नगरी जो है उसका सर उसका विमान है, और विमान जो 7-7 मंजिले 10-10 मंजिले हैं उनका जो छत है तो समझ जाइए कि उसका सर है, तो अपने सर पर धारण करती है। एक दो मेघ नहीं बल्कि वो मेघ समूह को ही धारण करती हैं। और पूरे श्लोक में देखा जाए तो उपमा अलंकार है एवं श्लेष अलंकार है। कौन सा है? उपमा और श्लेष अलंकार है पूरे श्लोक में। यह हमारे समझिए कि पूर्व मेघ का यह अंतिम श्लोक है। अब हम कल से उत्तर रामचरितम के जो द्वादश पाठ नंदी है, मंगलाचरण है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो हमको पढ़ना है तृतीय अंक उस पर। यह क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी टीजीटी और एलटी के लिए तो स्पेशल है। टीजीटी और एलटी ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल है। और मैं भी एलटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं अपने मतलब जानबूझकर ऐसे करें जितना जल्दी होगा उतना हम अपने सिलेबस को पूरा कर सकें। आपके साथ हम भी पढ़ते हैं, यानी कि हम बहुत बड़ा अध्यापक हैं या कुछ है नहीं, हम भी विद्यार्थी ही हैं। तो हम लोग एक समझिए कि एक प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ कमी हो तो अपना मित्र, अपना छोटा भाई, अपना अनुज जानकर सलाह भी दे सकते हैं। अगर अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।